हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो के एक्चुअल टॉपिक पे जाने से पहले, विच इज़ ऑल अबाउट कंपोजिंग सम रियली नाइस लैंडस्केप पिक्चर्स, कि आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन जब भी आप लैंडस्केप फोटोग्राफी की बात करें। उस पर जाने से पहले मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा कि व्हेन आई फर्स्ट बॉट माई DSLR दिल्ली में, तो मुझे बहुत ज़्यादा इच्छा थी टू डू सम लैंडस्केप फोटोग्राफी, नॉट अर्बन लैंडस्केप बट जस्ट टू डू वो जो कैलेंडर शॉट्स हम वॉलपेपर्स पे देखते थे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग रिलेट कर पाते हैं, बट अर्ली 2000 एंड लेट 90s में डेस्कटॉप वॉलपेपर्स का बड़ा चलन होता था, वो कंप्यूटर स्क्रीन के वॉलपेपर्स चेंज करने का, और उसमें ज़्यादातर लैंडस्केप पिक्चर्स होती थी। तो वो पिक्चर्स जो होती थी वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी, और मुझे लगता था अगर मैंने अपना कभी कैमरा लिया तो मैं इस तरीके की पिक्चर्स, लैंडस्केप पिक्चर्स खींचना चाहूँगा, जिनको लेटर ऑन हम लोग कैलेंडर शॉट्स बोलने लगे। तो जब मैं दिल्ली में वो कैमरा लिया था, तो अब दिल्ली में तो उस समय ऐसी कोई ऑफ कोर्स कुतुब मीनार एंड अदर एरियाज थे जहाँ पे आप जाके अर्बन लैंडस्केप फोटोग्राफी कर सकते थे, बट मेरी इच्छा थी टू डू एक्चुअल लैंडस्केप फोटोग्राफी, जो नेचुरल लैंडस्केप फोटोग्राफी होती है, पहाड़ों की, नदियों की, वाटरफॉल्स की। और उसके लिए इतने पैसे नहीं थे कि आप लद्दाख चले जाओ या किसी और सीनिक लोकेशन पे चले जाओ टू डू सम फोटोग्राफी। तो हुआ ऐसा है कि वो लैंडस्केप फोटोग्राफी का जो जो चार्म था, जो ड्रीम था करने का, वो थोड़ी देर के लिए ट्रैश में चला गया, भूल गया मैं उसे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं थी दिल्ली के अंदर करने की। ना इतना दिमाग चलता था कि अर्ली मॉर्निंग उठ के यमुना के किनारे चले जाओ और वहां कुछ हम सनराइज कर सकें, सनसेट कर सकें। तो इवेंचुअली हुआ ये, कुछ टाइम बाद मुझे मौका मिला, फॉर्चुनेटली कुछ ऐसा संयोग बना जिसकी वजह से मुझे न्यूजीलैंड जाना पड़ा। एंड न्यूजीलैंड, एज यू नो, इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनिक कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और वहाँ जब मैं गया तब मुझे एक्चुअली में लैंडस्केप फोटोग्राफी करने का मौका मिला। ऑफ कोर्स मैं गया किसी और पर्पस से था, बट कैमरा लेके गया था, तो अपने फ्री टाइम में आई यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ लैंडस्केप फोटोग्राफी। और मैं वहाँ रहा कुछ समय, अराउंड आई थिंक 6-8 महीने या अप्रॉक्सीमेटली साल भर के आसपास। और जब मैं वापस आया एंड देन ग्रेजुअली चेंजेस, करियर, ये वो स्ट्रेस और भाग दौड़ और सब उसमें ज़िंदगी निकलती चली गई। बट आज जब मैं वापस पलट के देखता हूँ तो मुझे लगता है काश मुझे वो पता होता लैंडस्केप फोटोग्राफी के बारे में जो आज मुझे पता है, तो आई कुड हैव डन जस्टिस टू द लोकेशंस आई हैव विजिटेड एज अ फोटोग्राफर। उधर रह के मैंने लैंडस्केप फोटोग्राफी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोजिशन मुझे क्या कह सकते लेसन मिला कॉम्पोजिशन के ऊपर। और वो ये था कि किसी भी खूबसूरत चीज़ के आगे खड़े हो जाओ और उसकी पिक्चर ले लो, एक खूबसूरत नज़ारे के आगे खड़े हो जाओ और उसकी पिक्चर ले लो, फोटोग्राफ डेफिनेटली बहुत अच्छी आएगी। बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी पिक्चर उल्टी सीधी आए। कहने का मतलब यह है कि वो जगह अपने आप में इतनी खूबसूरत है कि अगर आप सही टाइमिंग पे, और कई बार ऐसा हुआ है, मुझे ज़्यादा जानकारी तो थी नहीं, और उस टाइम पे यूट्यूब पे आप टॉपिक्स लाइक एस्ट्रो फोटोग्राफी या मिल्की वे फोटोग्राफी या लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी, ये यूट्यूब पे सर्च कराते थे तो नो रिजल्ट फाउंड आता था लिखा हुआ। हाँ जी, मैं ऐसे समय से आ रहा हूँ, मैं मतलब इतना बूढ़ा नहीं हूँ और इस बात को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ, मैं अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ। बट मैंने ऐसा भी देखा है जब यूट्यूब पे कुछ आप सर्च कराओ और नो रिजल्ट लिखा हुआ आए। अब ऐसा नहीं होता, आप जो सर्च कराएंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस समय समझना, पढ़ना लैंडस्केप फोटोग्राफी या किसी भी जॉनर ऑफ फोटोग्राफी के बारे में इतना आसान नहीं था जितना आज की डेट में है, भरा पड़ा है कंटेंट। तो इवेंचुअली होता ये था, हम लोग 2-4 दोस्त थे, जब भी फ्री टाइम होता था पिक्चर्स विक्चर्स लेने निकलते थे, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल फोन्स तो इतने सोफिस्टिकेटेड थे नहीं कि आप मोबाइल फोन से ही बहुत अच्छा शॉट निकाल लें। तो मेरे पास DSLR था, मुझे याद है मेरे पास कैनन का कोई कैमरा था, 60D समथिंग लाइक दैट। इट वाज लाइक अ 8 मेगापिक्सल का कैमरा, DSLR APS-C साइज। और मेरे पास टैमरॉन के 2 लेंसेज थे। मेरे पास नहीं, टैमरॉन का एक लेंस था और कैनन का एक मेरे पास जो स्टैंडर्ड किट लेंस आता है 1855 mm था। बट एट दैट टाइम दैट वाज सफिशिएंट इनफ।
बट जब मैं आज उन पिक्चर्स को देखता हूं, उनमें से जो सबसे मेरे बेहतरीन शॉट्स हैं, ज्यादा नहीं है, इक्के दुक्के कुछ शॉट्स हैं, वो मेरे तब निकले क्योंकि मैं सही समय पे सही लाइटिंग के टाइम पे उस लोकेशन पे था, और जो भी मैंने खींचा वो इवेंचुअली अच्छा ही निकल के आ गया। तो वहां मैंने ये चीज सीखी वापस आने के बाद और कुछ समय के बाद कि ये पिक्चर्स इतनी अच्छी क्यों और बाकी इतनी अच्छी क्यों नहीं है। तब मुझे लाइटिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आई, तब मुझे ये समझ में आया कि अगर आप किसी बहुत खूबसूरत नज़ारे के सामने होंगे तो पिक्चर्स तो ऑटोमेटिकली अच्छी ही आएंगी। तो कोई गधा ही होगा जो बेकार पिक्चर खींचे, और आज के दौर में तो वो इम्पॉसिबल है क्योंकि मोबाइल फोन्स ही इतने डेवलप हो गए हैं, इतने अच्छे हो गए हैं, उनका एल्गोरिथम, उनका सॉफ्टवेयर, कि वो पिक्चर को इतना अच्छे से इन्हांस कर देता है, उसकी डायनेमिक रेंज। तो आप गलत नहीं हो सकते। तो ये टिप मैंने वहाँ न्यूजीलैंड में, मुझे ये लेसन मिला, टिप तो नहीं बोलूँगा बट ये लेसन सीख लिया मैंने परमानेंटली कि अगर अच्छी लैंडस्केप फोटोग्राफी करनी है तो सही टाइमिंग पे, सही लाइटिंग पे, सही मौके पे उस लोकेशन पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है टू ग्रैब द बेस्ट शॉट आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। नाउ क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है कि जो भी मैं अभी कॉम्पोजिशन टिप्स शेयर करने वाला हूं दैट इज मोर फॉर बिगिनर्स नॉट फॉर एडवांस यूजर्स। हालांकि एडवांस बिगिनर कुछ होता नहीं है, फोटोग्राफी होता है, उसमें एडवांस और बिगिनर कुछ होता नहीं है, बट उन लोगों के लिए जो मेरी तरह गलती ना करें, इसलिए मैंने वीडियो का टाइटल बिगिनर्स डाला हुआ है। कई बार ऐसा होता है, हम कैमरा लेते हैं, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हमारे पास प्रोफेशनल ग्रेड फुल फ्रेम कैमरा आ गया या कोई अच्छा डीएसएलआर या मिररलेस कैमरा खरीदा, और अब हम हॉलीडे प्लान कर रहे हैं और हम वहाँ पहुँचते हैं एंड देन वी आर क्लूलेस। हमारे सामने एक बहुत अच्छा नज़ारा है बट उस नज़ारे में हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, और जब हम पिक्चर्स खींचते हैं तो हम क्लूलेस होते हैं कि हम फोकस कहाँ करें, हम कंपोज कैसे करें। और जब हम घर आके उन पिक्चर्स को देखते हैं तो हमें या तो ऐसा लगता है सारी पिक्चर्स एक जैसी आई हैं, या हमें लगता है यार मैंने जो पिक्चर्स इंटरनेट पे देखी थी उस लोकेशन की, सो कॉल्ड कैलेंडर शॉट्स जो मैं देख के गया था, वो फोटोग्राफ्स मुझे नहीं दिख रही, वो तो मैं खींच ही नहीं पाया, जबकि मैं भी उसी डेस्टिनेशन पे था, मैं भी वहीं पे खड़ा था, उसी टाइमिंग पे मैं गया था सनसेट या सनराइज शूट करने, उसके बावजूद भी वो शॉट नहीं निकल के आए जो मैंने सोचे थे। तो ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, स्पेशली वो जो नया नया कैमरा लेते हैं और उस कैमरे के बेसिस पे एक हॉलीडे प्लान कर लेते हैं और फिर वहां जाके क्लूलेस हो जाते हैं। तो उनके लिए प्रॉबेबली ये वीडियो फ्रूटफुल हो सकता है। तो जब भी आप कोई ऐसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पे आपका इंटेंशन प्योरली लैंडस्केप फोटोग्राफी करना है, उन लोगों के लिए मैं सबसे पहले यही शेयर करूंगा कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड, अगर आपको एक बहुत ही बेहतरीन लैंडस्केप पिक्चर निकालनी है तो ये 3 एलिमेंट्स का होना बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है लैंडस्केप फोटोग्राफी में। अगर आप कैसे भी करके एक अच्छा फोरग्राउंड, एक अच्छा मिड ग्राउंड और एक अच्छा बैकग्राउंड अपनी पिक्चर में, लैंडस्केप पिक्चर में इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, so that is considered as one of the most well composed landscape picture. Of course इसमें और भी elements आएंगे जैसे rule of third, then layering, then leading lines, but जो सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि क्या इस लोकेशन पे मुझे एक ढंग का फोरग्राउंड मिल रहा है, चाहे वो किसी रॉक के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी वॉल के फॉर्म में हो, नेचुरल स्टोन्स की वॉल हो गई, या कोई बुशेस हो या कुछ फ्लावर्स हो, और मिड ग्राउंड में मुझे क्या नजर आ रहा है, कोई वैली है, कोई लेक है, बैकग्राउंड में क्या है, माउंटेन्स हैं, सनसेट है, सनराइज है, खूब सारे क्लाउड्स हैं बैकग्राउंड में। तो ये सारे एलिमेंट्स को जब आप क्लब करते हैं, एक साथ लेकर आते हैं, तब एक बहुत ही जबरदस्त लैंडस्केप पिक्चर निकल के आती है। तो याद रखिए, जब भी किसी लोकेशन पे आप पहुंचे, ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूं जिनमें फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। और जब भी आप कोई भी लोकेशन पे पहुंचे, कोशिश करिए, जो पहला थॉट आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि क्या यहाँ पे एक ढंग का फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड विजिबल है कि नहीं। और जब आपको ये तीनों एलिमेंट मिल जाएं, देन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द बेसिक रूल्स ऑफ फोटोग्राफी, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड्स। क्या फोरग्राउंड में जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो भी आपने निकाला है, क्या उसको आप रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से प्लेस करना चाहते हैं किसी वन ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे,
या फिर मिड ग्राउंड में आपका कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप उसको प्लेस करना चाहते हैं, या बैकग्राउंड में कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप उसको रूल ऑफ थर्ड्स के हिसाब से प्लेस करना चाहते हैं अपने फ्रेम में। वंस यू आर डन विद दैट, देन इज इट पॉसिबल कि आप उसमें लाइंस और पैटर्न्स भी इंक्लूड कर सकें, लीडिंग लाइंस या किसी तरीके की ऐसी लाइंस जो आपको सब्जेक्ट की तरफ लेके जा रही हूं या सब्जेक्ट से दूर लेके जा रही हूं, क्या वो पॉसिबिलिटी वहां बन पा रही है? नाउ आइडिया ये नहीं है कि आप ज्यादा से ज्यादा रूल ऑफ फोटोग्राफी अपनी एक ही पिक्चर में इंक्लूड कर लें, बट कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी आप उस लोकेशन पे पहुंचे, आप इवैल्यूएट करें कि फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड के हिसाब से कौन सा रूल ऑफ कॉम्पोजिशन फोटोग्राफी का यहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या वो रूल ऑफ थर्ड कर सकते हैं, चाहे वो क्या वो लीडिंग लाइंस कर सकते हैं, क्या आप इन दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नाउ जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, एक बार आपने फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड आपका फाइनल हो गया, देन रूल ऑफ थर्ड होता क्या है, आप 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स लेते हैं और 9 कॉलम में अपने फ्रेम को डिवाइड करते हैं, और वो जो 4 इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपके हैं फ्रेम के अंदर, उनमें से कोई एक पॉइंट को आप अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के आसपास रखते हैं। आप ऊपर भी रख सकते हैं बट नॉट नेसेसरीली, आप उसको आसपास भी रख सकते हैं। दूसरा, आप रूल ऑफ थर्ड के हिसाब से अपने फ्रेम को कैसे डिवाइड करते हैं, कितना परसेंटेज आपका स्काई होगा और कितना परसेंटेज आपका लैंडस्केप होगा, तो वो डिवीजन आप अपने फ्रेम को होराइजन से करते हैं। जो सामने आपको होराइजन दिखाई दे रहा है, जहां पे धरती और आकाश जाके आपस में मिल रहे हैं, या समुंदर और आकाश जाके आपस में मिल रहे हैं, वो जो होराइजन आपको दिखाई दे रहा है, आप उससे पूरे फ्रेम को कैसे डिवाइड करते हैं ना। कोशिश ये करिए, एक अच्छी फोटोग्राफ के लिए कभी भी 50-50% डिवीजन नहीं रखना चाहिए कि आधा स्काई रख लिया और आधा लैंडस्केप रख लिया। आप कोशिश करिए कि अगर स्काई बहुत ड्रामेटिक है और लैंडस्केप में इतना इंटरेस्टिंग एलिमेंट है नहीं, बट स्काई बहुत ड्रामेटिक लग रहा है, तो बेसिकली आइडिया क्या है, आप स्काई दिखाना चाहते हैं अपनी इमेज में, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक 60% 70% अपने फ्रेम का स्काई रखिए। बट अगर आपको लगता है लैंडस्केप बहुत अच्छा है, स्काई के कंपैरिजन स्काई बड़ा प्लेन ब्लू ब्लैंड सा स्काई है, तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा आप अपने पिक्चर में लैंडस्केप रखें। अगर दोनों ही बहुत अच्छे हैं, उस केस में आई ऑलवेज सजेस्ट कि 60% आप लैंडस्केप रखिए और 40% आप स्काई रखिए, क्योंकि उसका रीजन ये है, आप एक डेस्टिनेशन पे गए हैं। आइडिया ये है टू फोटोग्राफ द डेस्टिनेशन, नॉट जस्ट द स्काई। तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा डेस्टिनेशन को रखते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा लैंडस्केप को रखते हैं, तो आप उस लोकेशन को जस्टिफाई कर पाएंगे, क्योंकि जो स्काई है वो तो कहीं का भी स्काई हो सकता है, मोर और लेस अच्छा सनसेट स्काई तो आपको कहीं पर भी मिल सकता है, बट उस लोकेशन पे आप गए हैं ताकि आप उस लैंडस्केप को फोटोग्राफ कर सकें, तो ज्यादा से ज्यादा उस लैंडस्केप को रखिए। ये तभी आप अप्लाई करिए जब लैंडस्केप और स्काई दोनों ही बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। उस केस में ट्राई टू कीप 60% लैंडस्केप एंड 40% ऑफ योर फ्रेम एज स्काई। नाउ ऐसा हो सकता है और बिल्कुल हो सकता है, मेरे साथ कई दफे हुआ है कि हम ऐसी किसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग फोरग्राउंड मिलता ही नहीं है। दैट कुड बी अ पॉइंट ऑफ व्यू जहां पे आप खड़े हैं और पूरा वैली है नीचे, या कोई ऐसी लोकेशन जहां पे आप खड़े हैं, सामने कुछ नहीं है, एक लेक है और फिर पीछे पहाड़ हैं। कुड बी एनीथिंग, वाटरफॉल हो सकता है ऐसी लोकेशंस में। तो बिल्कुल ये याद रखिए कि कोई भी लैंडस्केप पिक्चर या कोई भी नजारा बिना मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड के हो ही नहीं सकता। और बैकग्राउंड के तौर पे आपके पास हमेशा स्काई एज अ सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, अगर आप एक लैंडस्केप की बात कर रहे हैं तो ऐसा अगर किसी के दिमाग में सवाल है कि अभिषेक भाई अगर ऐसी कोई लोकेशन हो जहां फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड ही ना हो, तो ऐसा मैंने तो नहीं देखा आज तक। मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड आपको हमेशा मिलेगा। तो उस केस में आप जूम इन करिए, ट्राई टू क्रिएट लेयर्स इन योर शॉट। इसको हम बोलते हैं लेयरिंग टेक्निक, जहां पे हम एक परत के आगे पीछे हम एक के पीछे एक सब्जेक्ट को प्लेस करते जाते हैं। लेयरिंग टेक्निक जो है ये बहुत इफेक्टिव होती है, खासकर पहाड़ों में। जब आप कई बार आप साइट सीइंग कर रहे होते हैं, तो ये आपके जो गाइड्स होते हैं वो ले जाके एक पॉइंट पे खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं ये रहा सुसाइड पॉइंट। यहाँ से हालांकि वहां से किसी ने सुसाइड नहीं करा होता है, बट उस पॉइंट का नाम रख देते हैं सुसाइड पॉइंट या सनसेट पॉइंट या सनराइज पॉइंट। अब वो पॉइंट पे आप चले गए, उधर एक लोहे की रेलिंग होती है और फिर पूरी वैली होती है, पहाड़ होते हैं ना। उस केस में आप फोरग्राउंड तो ला नहीं सकते।
तो उस केस में आजकल करने को लोग बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, उसके आगे एक फ्लावर लगा दिया लेंस के आगे, कोई पकड़, आप किसी को पकड़ने को बोल सकते हैं, बट वो काफी आर्टिफिशियल हो जाता है। उसको मैं प्योरली लैंडस्केप फोटोग्राफी बोल सकते हैं, बट वो मैनिपुलेटिव हो जाती है, आप एक एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट को ऐड कर रहे हो उसमें। तो उस केस में ट्राई टू जूम इन, ट्राई टू वर्क विद लेयर्स। नाउ लेयर, जैसा कि मैंने बोला, हम फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड और बैकग्राउंड जो मैंने बताया वो हम क्यों कर रहे हैं अपनी पिक्चर्स में, टू ऐड डेप्थ टू योर शॉट। जैसे मैं कई अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि फोटोग्राफी इज अ 2 डायमेंशनल मीडियम, उसमें 3D लुक देना, ऐसा लुक देना है कि देखने वाले को लगे कि वो उस जगह पे खड़ा है। उसके केस में आपको उसमें लेयर्स ऐड करनी पड़ेगी, एंड फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड एंड बैकग्राउंड ऐड मल्टीपल लेयर्स टू योर शॉट। नाउ कई दफे जैसे कि बोला मैंने फोरग्राउंड नहीं है, देन यू कैन जूम इन एंड ट्राई टू कैप्चर दोज लेयर्स इन मच मोर डिटेल, और ये पॉसिबल ज्यादातर हम पहाड़ों में कर लेते हैं। नाउ जैसे कि ये शॉट देखिए ना, दिस इज वन शॉट जो वाइड एंगल में लिया हुआ है, एंड एक डिसेंट फोरग्राउंड है, मिड ग्राउंड है, बैकग्राउंड है। बट सेम शॉट अगर फोरग्राउंड इंटरेस्टिंग ना हो तो आप जूम इन करके भी सेम शॉट निकाल सकते हैं, और ठीक ठाक शॉट है। तो आइडिया ये है कि क्योंकि आपको किसी ने बोल दिया, मैंने बोल दिया भाई फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड होना चाहिए, और आप वहां पहुंचे और वो नहीं है, और आपने फोटोग्राफी ही नहीं कर पा रहे आप, या आपने कोई पिक्चर ही नहीं ली ढंग की, तो वो इनजस्टिस हो जाएगा उस लोकेशन के साथ। तो ट्राई टू जूम इन एंड ट्राई टू कैप्चर पिक्चर इन लेयर्स। नाउ ऐसा नहीं है कि आप दोपहर के समय लैंडस्केप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो उन शॉट्स की नहीं होनी चाहिए जो आप गोल्डन आवर में निकाल लेते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होनी चाहिए। जैसे कि मैं जब लैंडस्केप फोटोग्राफी जब भी अपने ग्रुप के साथ जब कोई मैं वर्कशॉप करता हूँ या फोटोग्राफी एक्सपीडिशन करता हूँ लद्दाख में या वर्ल्ड के किसी भी कोने में, तो अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग का समय हम लोग रखते हैं अपने असाइनमेंट्स के लिए, या जो भी हम हमारे इंटेंशन है जिस तरीके के शॉट्स निकालने का। ड्यूरिंग द डे हम ड्राइव कर रहे होते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में, तो कई लोकेशंस बीच में ऐसे आती है जहां ऐसा लगता है कि यार काश यहाँ पे हम गोल्डन आवर के समय आए होते तो ये हम फोटोग्राफ कर सकते हैं, बट वो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो ये सोच के उस लोकेशन की पिक्चर्स ना लेना इज अगेन इज नॉट जस्टिस डन टू दैट लोकेशन। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि दोपहर के समय जब लाइट पूरी हार्श होती है, अगर तो लाइट सॉफ्ट है, ओवरकास्ट वेदर है, तब तो ज्यादा इशू है नहीं, क्योंकि लाइट फ्लैट हो गई है, इवनली स्प्रेड है पूरे लैंडस्केप पे, तो हर जगह आप कैमरा पॉइंट करेंगे तो एक समान लाइट आपको मिलेगी। बट जब सूरज निकला होता है, लाइट हार्श होती है, तो मैं थोड़े से टाइट शॉट्स लेता हूँ लैंडस्केप के, और अगर मैं वाइड एंगल शॉट्स भी ले रहा हूँ तो मैं उनको मोनोक्रोम में कन्वर्ट कर देता हूँ, बिकॉज देन हार्श लाइट में यू कैन रियली enhance the aesthetic of that picture in terms of black and white, क्योंकि shadows जो हैं वो darker tones नजर आएंगी, और जो light है वो brighter tones नजर आएगी, तो उसमें बहुत अच्छा आप बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दोपहर के समय भी आप अच्छी लैंडस्केप फोटोग्राफी कर सकते हैं, बशर्ते आप उसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखें, आप उसको मोनोक्रोम में कन्वर्ट कर लें बाद में जाके। और कोशिश मैं कई बार ये करता हूँ कि जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी, और मुझे पता है लाइट अच्छी नहीं है, लाइट हार्श है, तो मैं क्विकली अपने कैमरे का जो पिक्चर प्रोफाइल है उसको मोनोक्रोम पे डाल देता हूँ। शूट भले ही मैं रॉ कर रहा हूँ, जब मैं उसको सिस्टम में खोलूंगा तो पिक्चर कलर में ही खुलेगी, बट जब मैं कैमरे के स्क्रीन पे ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखता हूँ तो मेरा इंटरेस्ट, मेरा एक्साइटमेंट और बरकरार रहता है टू टेक मोर लैंडस्केप पिक्चर्स व्हाइल आई एम ऑन द मूव। कहीं रुक गए, एक शॉट ले लिया, एक टाइटर शॉट ले लिया पहाड़ का या किसी वाटरफॉल का, एक मोनोक्रोम शॉट ले लिया। ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय दैट प्रोसेस। सो दैट्स इट गाइज, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये बेसिक सी कॉम्पोजिशन रिलेटेड टिप्स उन लोगों के लिए जो अभी अभी लैंडस्केप फोटोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं बट कंफ्यूज्ड हैं, कहाँ से चालू करें, ब्लैंक हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, उनको एक स्टार्ट मिलेगा इन टिप्स के बाद। एंड इवेंचुअली जब आप इसको करने लग जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स कोई भी आर्ट फॉर्म इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, आप जितना इसको अपने अपने फोटोग्राफी में इम्प्लीमेंट करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो स्किल है वो पॉलिश होता जाएगा। एंड आई एम श्योर दैट
you will also start seeing changes in your photography, landscape photography, after you implement these composition tips. हालांकि लैंडस्केप में बहुत कुछ बात करने को इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन, और मैं आगे आने वाले वीडियोस में भी बात करता रहूँगा। एडवांस कॉम्पोजिशन स्किल्स के बारे में हम बात कर सकते हैं, और मैं करूँगा भी। उसके अलावा इक्विपमेंट, सेटिंग्स, दिस एंड दैट, एंड अलग अलग टाइप की लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए अलग अलग सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें भी मैं करूँगा, बट अभी तक जो मैंने शेयर किया, दिस इज फॉर पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग। सो ये कोई थंब रूल नहीं है कि बस ये करेंगे और लैंडस्केप फोटोग्राफी बहुत अच्छी आएगी, ऐसा नहीं है। बट हाँ, आप एक इम्प्रूवमेंट जरूर देखेंगे अपनी लैंडस्केप फोटोग्राफी में, ये मैं डेफिनेटली आपको कह सकता हूँ। सो आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।